90 के दौर में कश्मीर में क्या कुछ हालात रहे होंगे जब हिंदुओं को वहां से खदेड़ा गया था, भगाया गया था। वो चीजें हमने किताबों में पढ़ी और बुद्धिजीवियों से सुनी। लेकिन आज जो हम हालात बंगाल के देख रहे हैं उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इससे भयावह तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि ममता दीदी तो लंदन में बैठी हैं, वक्तव्य कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, खुद को बंगाल की टाइगर बता रही हैं। वहीं पिछले 4 दिन से बंगाल का मालदा जो इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, वो लगातार जल रहा है। खबर ऐसी है कि एक भीड़ नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ने के बाद वो बाहर आती है, फिर धार्मिक नारे लगाते हैं और फिर चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, हिंदुओं को पीटा जाता है, उनके घरों में आग लगाई जाती है। लेकिन ममता दीदी शांति से अपना लंदन में बैठकर अपनी भाषणबाजी कर रही है। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी के नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, बंगाल के जो हालात हैं, पहले तो मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपसे उस पर ही चाहूंगा कि फिलहाल मतलब कितना सीरियस हो गया है बंगाल, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। संदेश खाली हमने देखा, उसके बाद भी हमने तमाम चीजें देखी, रामनवमी हमने देखा और दुर्गा पंडालों में किस तरीके से परेशानी आई, वो चीज हमने देखी, और आज की तस्वीर। अभिषेक जी, देखिए, जो चुनावी हिंसा होती है राजनीति में, चुनावों का और हिंसा का एक प्रकार से ना चोली दामन का साथ होता है। बंगाल में ये बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो देश के दूसरे राज्यों में भी जब चुनाव होते हैं तो थोड़ी बहुत छुटपुट हिंसा की घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन बंगाल में क्या हुआ है, अब ये हिंसा जो है चुनावों से एकदम अलग हटके पूरी की पूरी तरह पूरी राजनीति से ही जुड़ गई है। तो अब राजनीति और हिंसा बंगाल में एक दूसरे के पूरक हो गए। तो चुनाव हो या ना हो, आपको 5 वर्ष हिंसा वहां दिखते रहेगी। पहले तो हम लोग कम्युनिस्टों को बोलते थे कि उनके कारण इस प्रकार की हिंसा होती है, और लगा कि अगर कोई दूसरा आएगा, ममता दी आएंगी जो उनके विरुद्ध हैं खुद, तो इस प्रकार की हिंसाएं राजनीतिक खत्म हो जाएंगी। लेकिन आप देख लीजिए, शायद कम्युनिस्टों के शासन में, और उस समय तो मीडिया और कुछ भी नहीं था, कम्युनिस्टों के शासन में जो हिंसा हो रही नहीं होती होगी, शायद वो अब के बंगाल में हो रही है। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। कम से कम उस समय मुझे नहीं लगता है कि हिंदुओं को अपने पर्व त्योहार मनाने के लिए इतना ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ता था, उसके लिए भी सोचना पड़ता था जो आज के बंगाल में हो रहा है। और सही कहा आपने, ये कोई एक पर्व त्योहार की, एक जिले की, एक गांव की घटना नहीं है। ये तो कोई महीना ऐसा नहीं बीतता अभिषेक जी जिस महीने बंगाल से किसी न किसी प्रकार के राजनीतिक या धार्मिक हिंसे या दंगे की घटना नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से बहुत सोचना पड़ेगा, हमारे पूरे राजनीतिक बंगाल के पूरी राजनीतिक टीम को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है बंगाल में। इसी देश का अंग है ना हमारा बंगाल, तो इतना अलग क्यों है फिर सबसे इस तरह के मामलों में। इनफैक्ट बहुत सोचने का विषय अभिषेक जी। मैं ममता दीदी का बंगाल का आपको एक छोटा सा बाइट का हिस्सा सुनवाना चाहूंगा, उसके बाद सुनवाइएगा जरा एक बार। You encourage me. Please smile with a hope that Didi will come every time. Didi don't bother. Didi don't bother anybody. Didi walks just like a Royal Bengal tiger. If you can catch me. दीदी रॉयल बंगाल टाइगर हैं। बंगाल में तो ये दहाड़ दिख नहीं रही है। अभिषेक जी, जो बंगाल टाइगर है ये विलुप्ति की कगार पे है। मेरे ख्याल से कम ममता दीदी बची रहे, हमारी यही आशा है। लेकिन सोचिए, खुद को बंगाल टाइगर बोलना, और वो भी कहाँ, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोल रही है, जहां वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया, इनसे सवाल पूछे, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस पे सवाल पूछा, संदेश खाली वाले मैटर पे सवाल पूछा, बंगाल के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सवाल पूछा कि आपने सिंगूर से टाटा को क्यों भगाया। और उस पर फिर ममता बनर्जी कहती हैं कि नहीं, अभी तो बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। तो एक छात्र ने पूछ दिया, आप हमें बताइए कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है, और उनके पास जवाब नहीं था, वो बस कहती है नहीं बहुत सारे हैं। तो विदेशों में जाके बस इस प्रकार की अपनी शेखी भगाना। और दूसरा, जब उनका इंटरव्यू होता है और उनसे पूछा जाता है कि 2060 तक क्या भारत विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो कह देते नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अपनी बड़ाई करना, देश को नीचा दिखाना, और दूसरी तरफ घर पे इस प्रकार के हिंसा होना। अब एक राज्य के दो जिलों में एक हफ्ते में देखिए ना, एक बार मालदा में होता है, जो आपने सही कहा, मालदा के जो मोथाबाड़ी में वो मस्जिद के सामने से शायद एक भीड़ गुजर रही थी कोई हिंदू त्योहार की, और उन्होंने शायद धार्मिक नारे लगाए या पटाखे फोड़े, 2 तरह के वर्जन है। इसके विरोध में उस मस्जिद में एक बैठक होती है, और उस बैठक के बाद वहां से लोग निकलते हैं, आसपास के घरों में आग लगाते हैं, दुकानों में आग लगाते हैं, और उसके बाद थाने पहुंचते हैं, थाने का घेराव करते हैं, और जब पुलिस आती है तो पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। सोचिए क्या मन बढ़ा हो सकता है किसी एक विशेष समुदाय का, पुलिस को भी नहीं बख्श रही है। और उसके 2 दिन बाद, कल की घटना है
आपके मुर्शिदाबाद के नौदा में एकदम सेम मोडस ऑपरेंडी के साथ काम होता है। हिंदुओं के घरों पे, दुकानों पे आग लगाई जाती है, उनके पान के खेतों में आग लगा दी जाती है, और फिर पुलिस का बयान आता है कि नहीं, छिटपुट घटनाएं हुई हैं, थोड़ा बहुत आग लगा है, और उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। इन घटनाओं में पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा जाता। अभी एक तस्वीरें भी चल रही हैं किसी तरह की, जो आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, AK-47 भले उनके हाथ में है, लेकिन वो मतलब एक तरीके से वहां पंगु नजर आ रहे हैं। उस पर तो बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया सदन में बंगाल को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आधिकारिक जो आंकड़े हैं उसमें 18% मुस्लिम है बंगाल में, 82% हिंदू हैं। उसके बावजूद भी ये 18% का जो धड़ा है, ये इतना हिंसक क्यों, इतना आक्रामक क्यों? मेरे सवाल बुरा लग सकता है लोगों को, और मैं उसके लिए आपसे पहले ही माफी मांगता हूं अगर मेरे शब्द से किसी को बुरा लगे। क्या एक तरीके से बंगाल का हिंदू नपुंसक हो चला है, जो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता? दो प्रॉब्लम है अभिषेक जी। एक तो ये जो आंकड़ा है 18% वाला, इससे मैं थोड़ा डिफर करूंगा। 2011 का आप डेटा देखेंगे, शायद 18% के आसपास, कुछ 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2011 से अभी 21 या 25 का सेंसस जो आएगा, आप उसमें देखिएगा कितना ज्यादा फर्क आएगा। और क्या हुआ है पिछले 15 वर्षों में? पिछले 15 वर्षों में एक बहुत बड़ा वेव आया है अवैध घुसपैठियों का बंगाल में, जो बॉर्डर रीजन से। इन जिलों की हम बात कर रहे हैं, मालदा की, मुर्शिदाबाद की, इन जिलों में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है अवैध घुसपैठियों का। और उसके कारण जो एक्चुअल जमीनी स्थिति पे आप देखेंगे तो करीब करीब 1/4 क्रॉस कर चुकी है जो इनकी पॉपुलेशन है, चाहे वहां के वैध हो या अवैध घुसपैठी, उनको आप मिला देंगे तो। दूसरी तरफ देखिए, कभी भी समाज किसी चीज का विरोध तब कर पाता है जब उसे सिर्फ और सिर्फ एक समाज से या ग्रुप से लड़ना हो। जब आपको स्टेट से लड़ना पड़ रहा है तो समाज विरोध नहीं कर पाता। आपको याद होगा 90 के दशक में लालू जी ने क्या किया था, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। तो जब स्टेट ही आपके खिलाफ हो, वो पूरी पुलिस मशीनरी से, स्पेशल फोर्सेस से जाके नहीं लड़ सकती एक समाज। और वहीं पे स्टेट जब एक विशेष समुदाय का पक्ष लेने लगे और उसके पक्ष में बोलने लगे और हिंदी समुदाय को एक तरह से पृथक कर दे, तो फिर वो भी असहाय हो जाते हैं। वो करे तो क्या करे? इनफैक्ट जो पुलिस फोर्सेज में होंगे, जो एक्शन लेना चाहते होंगे इस तरह की घटनाओं पे, जो आपने बोला पंगु बना दिए जाते हैं, उनको ऑर्डर्स ही नहीं दिए जाते हैं एक्शन लेने के। तो स्टेट के सामने कोई भी एक समुदाय बहुत असहाय फील करेगा। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि इस देश में कहा जाता है कि 800 साल मुगलों ने राज किया। हालांकि एक दिल्ली सल्तनत पर सिर्फ बसे रहना वो राज नहीं होता है, इतिहास जो भी कुछ पढ़ाया गया, लेकिन बताया जाता है। वो दौर देखा हमने, पढ़ा, लोगों से सुना कि किस तरीके से वो हिंसक हुआ करते थे, कैसे माताओं के बहनाओं के साथ जो है रेप किया करते थे, उनके हरम में सैकड़ों हिंदू महिलाएं रहा करती थी। उसके बावजूद हमने 90 के दशक में कश्मीर में भी देखा किस तरीके से इन लोगों ने किया। तो जब ये अवैध घुसपैठिए कहीं तो आकर बसे होंगे, शुरुआत तो कहीं से की होगी, तब भी विरोध नहीं किया गया, आज विरोध नहीं कर रहे हैं, अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। स्टेट से लड़ना मुश्किल काम है, मानता हूं मैं आपकी बात, अपने अधिकार के लिए तो आवाज उठा सकते हैं ना, कोई नेता आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। जी नहीं, उठाते हैं, बहुत सारे लोग उठाते हैं, और उसी का परिणाम होता है जो इस प्रकार के आप हिंसा देखते हैं अभिषेक जी। आपको याद होगा चुनावों के समय कितनी ज्यादा राजनीतिक हिंसा हुई थी और कितने लोगों के मर्डर्स हुए थे, वो उसी का परिणाम है जब लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन होता है क्या, देखिए, जब घुसपैठ होती है तो कोई भी जब घुसपैठ करता है अवैध रूप से, तो उसी कम्युनिटी में जाता है जहां उसे आराम से एक्सेप्ट कर लिया जाए और उनके जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, उसको बनाने में मदद मिले, तो उसे किसी आम व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि इस प्रकार की घुसपैठ हुई है, और धीरे धीरे वो वहां पे बस जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अवैध घुसपैठिया जब आएगा तो एक हिंदू टोले में यार वहां आके बसने की कोशिश करेगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इस प्रकार की घुसपैठ हुई है। तो कर क्या सकते हैं वहां पे? और दूसरा, स्टेट का बहुत इम्प्लिसिट सपोर्ट है। अगर वो किसी आने वाले अवैध घुसपैठिए के आधार कार्ड और वोटर कार्ड इतनी आसानी से बना दे रही है, तो कोई आम जनता उसके खिलाफ क्या आवाज उठा के कर लेगा? उसी प्रकार से हिंसा का शिकार होगा जिस प्रकार से बाकी लोग होते हैं बंगाल में। ठीक है, मैं गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा कि लगभग 1653 किलोमीटर की जो बॉर्डर है बंगाल और भारत का, बांग्लादेश और भारत का, उसमें फेंसिंग हो चुकी है। 112 किलोमीटर का एरिया ऐसे जहां फेंसिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां हालात ऐसे नहीं है। लेकिन 463 किलोमीटर का शायद उन्होंने आंकड़ा बताया, उसके लिए 7 बार गृह सचिव मुलाकात कर चुके हैं बंगाल की सरकार से, 10 बार उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वो लैंड नहीं दे रहे हैं। तो इसका कुछ दूसरा रास्ता भी तो होगा ना सर? एग्जैक्टली अभिषेक जी, देखिए यही पॉइंट है, क्योंकि कई बार आप राजनीतिक इस तरह के डिबेट्स में सुनते होंगे कि हमेशा सेंटर पर ये ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि आप घुसपैठ को क्यों नहीं रोकते, और बहुत अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया संसद में, बताया कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। वहां की जो राज्य सरकार है वो जमीन देने को नहीं तैयार है 450 किलोमीटर के फेंसिंग के लिए। उन्होंने ये भी सदन के पटल पर कहा कि जब भी वहां कोशिश की जाती है फेंसिंग करने की, तो वहां पे जो लोकल लोग हैं और टीएमसी के गुंडे हैं आकर वहां परेशानी खड़ी करते हैं। साफ साफ उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। तो आप सोचिए कि कितना क्लियर है कि ममता जी को एक्चुअली चाहती हैं कि जो अवैध घुसपैठ है वो ना रुके,
ताकि एक प्रकार से उनका बढ़ता हुआ वोट बैंक है, वो जनाधार है, उसमें कमी ना आए और उसमें बढ़ोतरी होते रहे ताकि वो सत्ता में रह पाए। इसका जब आप दूसरा उपाय पूछते हैं तो दूसरा उपाय यही हुआ, जिस प्रकार से सदन के पटल पर ये बात रखेगी, ये ममता जी को प्रेशर आएगा, इस पे लोगों को जवाब देना पड़ेगा उनको कि क्यों नहीं आप जमीन दे रही है। और फिर केंद्र कुछ ना कुछ जरूरी कदम जरूर उठाएगा। अभिषेक जी, उन्हें असम क्या को हमने जरूरत है करीब जवाब देने की? करीब बिना जवाब दिए उनकी सत्ता चल ही रही है, लोग वोट दे ही रहे हैं। 2024 में हमने देखा, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा बीजेपी की सीटें घट गई, 18 से घटकर 12 आ गई। लोग तो मान रहे हैं ना ममता दीदी की बिल्कुल बात। बिल्कुल और अभिषेक घुसपैठ का जी, भी शिकार हो इसमें रहे हैं, मुझे हिंसा बस का भी यही शिकार हो लगता रहे है, हैं। इसीलिए मुझे बंगाल के लोगों पर बिल्कुल गुस्सा आता है। मुझे बस यही लगता है कि जो ये धीरे धीरे इस प्रकार के शासन का क्या दुष्परिणाम हो सकता है वो सबके सामने आ रहा है और धीरे धीरे जनता त्रस्त हो रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले बार क्या विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव देखे तो भाजपा किस प्रकार से 2 से 18 आई, आपको उससे भी देखना होगा। तो मुझे लगता है, मुझे अभी भी विश्वास है एक प्रकार से कि जो वहां के कम से कम हिंदू समुदाय है इस चीज को एहसास करेगा कि ममता दीदी के सरकार का बहुत लंबा दूरगामी दुष्परिणाम होने जा रहा है और एक प्रकार से विरोध में उठ खड़ा होगा। इस प्रकार के शासन आप जहां कहीं भी स्टेट में देखे उस समय लगता है कि ये शासन से कभी नहीं जाने वाला। बिहार से लगता था लालू जी शासन से कभी नहीं जाने वाले, लेकिन जाते हैं ये लोग। जब लोग अति त्रस्त हो जाते हैं, उनको दिखने लगता है कि हमारे हित में नहीं हमारे विरोध में काम कर रही है, तो लोग फिर वोट करेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल, बहुत अहम सवाल। 2011 में जेनेट लेवी एक अमेरिकी पत्रकार है, हो सकता है शायद मैं नाम उनका गलत ले रहा हूं, लेकिन मुझे इतना ध्यान है, जेनेट लेवी, उनकी एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि ममता दीदी बीज डाल चुकी हैं मुगलिस्तान बनाने के लिए, बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की भी बात लगातार कही जाती है। तो जिस तरीके के हालात बंगाल के हम देखते हैं, वो मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं कि बंगाल अब धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा है? मुझे लगता है अभिषेक जी, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। हमें लगता है जहां कहीं भी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का मामला है, उस समय सारे दलों को, सारे नेताओं को एक हो जाना चाहिए, उसमें कोई कभी डिफरेंस नहीं हो चाहिए। लेकिन वही दिक्कत बंगाल में आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता पे पकड़ बनाए रखने के लिए विपक्ष का मुंह सिल ममता जाएगा जी सर, के आप ऐसे, बुलवा के देख लीजिए एक शब्द। मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पे पकड़ बनाए रखने के लिए ऐसे स्तर पे जा रही है, जो मैंने कहा कि अवैध घुसपैठ तक को बढ़ावा देना। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी ही अगली पीढ़ियों को इससे कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। आज का आप अपना तत्कालिक फायदा देख रहे हैं, लेकिन आज की आपकी जो कल की पीढ़ियां होंगी उसको आप जवाब नहीं दे पाएंगे। वो आपको एक विलेन के तौर पर देखेंगे कि आपने इस राज्य को क्या बना दिया। तो मुझे लगता है कि कम से कम आम लोगों को ये समझ में आएगा। और मैं वही कह रहा हूँ फिर से, शायद अगले इलेक्शन तक आपको परिणाम दिखे कि लोग त्रस्त हो जाए, उसके विरोध में उठ खड़े हो कि आप जो कर रहे हैं इसके लिए आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करने वाली है, तो आप तुम सत्ता में नहीं रहने देंगे। ठीक है सर, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है बंगाल में। लेकिन फिलहाल जो बंगाल से तस्वीरें आ रहे हैं वो बहुत भयावह हैं, बहुत भयानक हैं, और इशारा वो कुछ गलत ही कर रही है। जिस तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी बंगाल से चलती है, मुगलिस्तान बनाने की थ्योरी बंगाल से चलती है, और अवैध घुसपैठ जिस तरीके से जितनी भारी मात्रा में बंगाल में हो रही है, शायद ही देश का कोई और अन्य राज्य होगा जितनी इतनी घुसपैठ किसी और देश राज्य में हो रही होगी। तो केंद्र सरकार को भी इस पर बहुत ज्यादा गंभीरता से ध्यान देना होगा, और ममता दीदी को भी ये झूठे बयानबाजी से निकलकर वाकई में बंगाल के हालात को देखना होगा। मृत्युंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें वक्त दिया। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।